नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बहाने हुए राजनीतिक परिवर्तन के पीछे कट्टरता का उदय हुआ है और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु के गिरफ्तार होने और इसके शांतिपूर्ण विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुए हमलों से यही जाहिर होता है कि वहां असहिष्णुता एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की स्थापना कहने को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में हुई थी, लेकिन 80 के दशक में हुए इसे एक इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया गया। शेख हसीना ने 2011 में संविधान में धर्मनिरपेक्षता को बहाल जरूर किया था, लेकिन इसको लेकर सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। तथ्य यह है कि 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में वास्तविक अर्थों में धर्मनिरपेक्षता तो कभी रही ही नहीं। जनवरी 2013 से लेकर सितंबर 2021 के बीच अल्पसंख्यक समुदायों पर 3,500 से भी ज्यादा हमले हुए हैं, जिनमें तोड़फोड़, आगजनी और निशाना बनाकर की गई हिंसा शामिल है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शासन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। अल्पकता रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी मामलों में सरकार ने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंड देने में न सिर्फ लापरवाही बरती, बल्कि ज्यादातर मामलों में कार्रवाइयां अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही की। संयुक्त राष्ट्र से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक के इस मामले में यूनिस सरकार से नाराजगी जताने के बावजूद अगर अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुक रहे हैं तो यह बांग्लादेश की दृढ़ता को ही उजागर करता है। अप्रत्यक्ष तौर पर फौज द्वारा नियंत्रित बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हमेशा से हावी रही हैं। ऐसे में फौज द्वारा ही गठित अंतरिम सरकार से ज्यादा उम्मीदें कैसी लगाई जा सकती हैं? बांग्लादेश को इसकी इजाजत कतई नहीं दी जा सकती कि वह हिंदुओं की उत्पीड़न से आंखें मूंदे रहे, और यदि उसके रवैये पर सवाल उठें तो इसे अपना आंतरिक मामला बता दे। अल्पसंख्यकों का सिलसिलेवार उत्पीड़न किसी देश का आंतरिक मामला हो ही नहीं सकता। अल्पसंख्यकों को केवल आतंकित ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके धार्मिक स्थलों, व्यवसायिक ठिकानों पर इस इरादे से हमले किए जा रहे हैं कि वे अपना घर बार छोड़कर भाग जाएं। इससे भी गंभीर बात यह है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वालों पर कहीं कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। उल्टे उन कट्टरपंथियों और जिहादी तत्वों को पोषित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, जो हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं। यह एक तथ्य है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने तमाम कट्टरपंथियों और यहां तक कि जिहादियों को भी जेल से रिहा किया है। उन्होंने ऐसे कई अतिवादी संगठनों को भी राहत दी है जिन पर शेख हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। सबसे खतरनाक बात यह है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार कहे जाने वाले मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर अनगिनत हमलों को बांग्लादेश के खिलाफ आधारहीन व दुष्प्रचार करार दे रहे हैं। यह तब है जब कई देशों के नेता हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस न तो जल्द चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं और न यह स्पष्ट कर पा रहे हैं कि वह किसकी सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि बांग्लादेशी सेना उनका इस्तेमाल अपने मुखौटे की तरह कर रही है और वह भी उसकी कठपुतली बनने को तैयार है। बांग्लादेश अपने बचे खुचे सेकुलर स्वरूप को नकार कर जिस तरह पाकिस्तान की तरह कट्टर इस्लामी देश बनता जा रहा है, यह भारत के लिए चिंतनीय है। लेकिन भारतीय संसद में हिंदुओं के उत्पीड़न के मामले में तुष्टीकरण की राजनीति को हम लोग नकार नहीं सकते। तुष्टीकरण की राजनीति का चादर ओढ़े विपक्ष के नेताओं की चुप्पी ठीक नहीं लगती है। एक समय वो भी था कि ओडिशा में ईसाई मिशनरियों पर हमले के विरोध में संसद पर खूब चर्चा होता था और उसके साथ उसका बहिष्कार भी होता था। बांग्लादेश में सनातनी लोग मारे जा रहे हैं, उनकी आस्था के केंद्रों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन उस समय हिंदू बाहुल्य देश भारत की संसद का विपक्ष चुप्पी साधे हुआ है और खुद सरकार भी उनकी रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।